हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत, जिसके पहले भाग में हमने पारंपरिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि पारंपरिक स्रोत जो हमने पढ़े थे उनमें हमने देखा था कि लाभ तो थे लेकिन उनकी हानियाँ भी उतनी ही अधिक थी। कोयला पेट्रोलियम पड़ा, वो तो ख़त्म होने की समस्या हमें देखने को मिल रही है। जल विद्युत संयंत्र पड़े तो उनमें बांध बनाते हैं, उनके बहुत अधिक समस्याएं थी। मतलब हमने जो पारंपरिक स्रोत पढ़े उनसे कहीं ना कहीं हमें समस्याएं देखने को मिली। आज की क्लास में अब हम चर्चा करेंगे कि जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत थे तो हम ऐसी क्या टेक्निक डेवलप करें कि जिससे इन स्रोतों में सुधार हो सके, यानी इनकी हानियाँ कम हो और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। ओके स्टूडेंट, तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो इनसे काफ़ी अधिक बेटर हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार के उपाय। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बायोमास या जैव मात्रा। देखिए, वह ईंधन जो पादप व जंतु उत्पाद हैं उनके स्रोत को जैव मात्रा कहते हैं, जैसे लकड़ी, उपले, गोबर आदि। अब आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर पशुधन भी उतनी ही विशाल संख्या में उपलब्ध है। तो पशुओं से जो ये हमें प्राप्त होते हैं उपले, गोबर, ये सारे किस में आते हैं? ये जैव मात्रा के अंदर आते हैं। जैसे नरमा कपास है, पेड़ पौधे हैं, इनकी टहनियाँ वगैरह है, तो ये जो लकड़ी है ये भी जैव मात्रा में आती है। परंतु इनमें देखिए कि क्या होता है कि इनको अगर हम डायरेक्ट जलाते हैं तो ये ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं और जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में धुआं भी निकलता है। तो इन्हीं का यूज़ करके हम एक संयंत्र के बारे में आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। अब देखिए, लकड़ी ये हम पुरातन टाइम से यूज़ करते ही आ रहे हैं और आज भी घरों में कहीं ना कहीं किसी ना काम में लकड़ी को प्रयुक्त किया जाता है। इसे जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है, इसलिए ईंधन की दक्षता में वृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने पर उसमें उपस्थित जल व वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वह चारकोल बचता है। जब भी आप लकड़ी को जलाते हो तो उसमें से जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल बचता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है और अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, व इसकी ऊष्मन उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। यानी जो हमें चारकोल कोयला प्राप्त होगा वह क्या करता है, वो भी बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, लकड़ी को जलाएंगे तब तो धुआं वगैरह, प्रदूषण वगैरह होगा, लेकिन लकड़ी से अगर चारकोल बनाते हैं तो चारकोल में कम धुआं निकलता है और उसकी दक्षता भी ज़्यादा होती है। लेकिन देखिए, चारकोल बनाएंगे तो लकड़ी को जलाना पड़ेगा, तो फिर धुआं होता ही रहेगा। तो ये सिस्टम इतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। अब क्या हुआ कि इस लकड़ी, चारकोल, या जैसे हमने पढ़ा कि भारत कृषि प्रधान देश है तो यहाँ से बहुत सारा अपशिष्ट भी बचता है। ठीक है, जैसे फल सब्जियों के अपशिष्ट हो गए, कृषि के अपशिष्ट हो गए, काफ़ी अधिक मात्रा में बचते हैं। तो उस पर आधारित एक टेक्निक बनाई गई है जिसे कहते हैं बायोगैस। बायोगैस कि गोबर, फसलों के काटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। सिंपल इसमें क्या होता है कि हमने पढ़े थे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, इनको हम जैविक तरीके से निपटा सकते हैं। अब इसमें गोबर भी आ गए, लकड़ियाँ भी आ गई, फसलों के काटने के बाद जैसे अब फसल काटी तो उसके बाद में उसका भूसा बच जाता है तो उसको यूज़ करना। सब्जियों के छिलके, मान लो घरों में तो चलो थोड़ा सा बायो वेस्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं जैसे होटल वगैरह हो गए या शादी विवाह होते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में सब्जियों के अपशिष्ट भी निकलते हैं। तो इन सब को क्या करते हैं, एक सिस्टम में डाल दिया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सड़ेंगे, गलेंगे, तो वहाँ से एक गैस निकलती है जिसे किसका नाम दिया जाता है? बायोगैस का नाम दिया जाता है। अब देखिए, इस गैस का नाम हमने सुना होगा, इसको जनरली जाना जाता है गोबर गैस के नाम से। अब क्या होता है कि ये जो आगे संयंत्र हम पढ़ेंगे इसमें मेनली क्या डाला जाता है? गोबर ही डाला जाता है, इसलिए इस गैस को गोबर गैस का नाम दे दिया जाता है। हालांकि एक तरह से क्या होती है, ये एक बायोगैस होती है।
ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर पशुधन भी बहुत अधिक मात्रा में, तो उनका जो गोबर है वो या तो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या उपले वगैरह बना करके। ये गोबर गैस का भी हम आगे यूज़ पढ़ेंगे, तो 2 in 1 यूज़ है। अब जैसे उपले हैं तो उपले में हमें क्या करना पड़ता है, गोबर को लेना पड़ता है, उसके उपले बनाने पड़ते हैं, फिर वो सूखते हैं, फिर उसका यूज़ किया जाता है। बायोगैस में क्या होता है कि इस सिस्टम को इजीली यानी हम गीले गोबर को प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये एक आज के टाइम में बहुत ही अधिक अच्छा सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाना चाहिए। अभी हम इसके यूज़ पढ़ेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि वास्तव में ये चीज़ बहुत अधिक बेनिफिशियल है और ये चीज़ हमें यूज़ करनी भी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोगैस किस में बनाई जाती है, बायोगैस संयंत्र में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप इसे नोट करें। बायोगैस संयंत्र एक बार चित्र के माध्यम से बता देती हूँ, फिर अपन इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से स्लरी यानी जो गोबर वगैरह है या फल सब्जियों के छिलकों के अपशिष्ट वगैरह हैं वो सारे यहाँ से डाले जाते हैं। यहाँ क्या होता है, इस टंकी ये नीचे ज़मीन के अंदर बनाई हुई होती है, तो यहाँ से इसके अंदर ये गोबर और ये फल सब्जियाँ पड़े रहते हैं। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँच नहीं पाती है, फिर इसमें से गैस बनती है। उस गैस को जैसे अपने LPG वगैरह होती है ना, उसी की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। और बच गया उस सैलरी को क्या होता है, बाहर निकाल लिया जाता है और इसे खेतों में एज ए खाद के रूप में, जो हम डायरेक्ट गोबर की खाद डालते हैं वैसे ही इसकी गैस बना करके गैस को यूज़ कर लिया, और इस सैलरी के अपघटन के पश्चात जो बच गया उसे खाद के रूप में खेतों के अंदर डाल दिया जाता है। तो मैंने कहा था ना कि क्या होंगे इसके 2 in 1 यूज़ होंगे। देखो हमें एक तो सुखाना भी नहीं पड़ा, जलाने के लिए हमें गैस भी मिल गई, और सिंपल हम खाद खेतों में डालते तो जलाते क्या है ना, तो इसके दोनों यूज़ हो गए, इसको खेतों में भी डाल लो और इसको जलाने के लिए भी यूज़ कर लो। तो है ना ये पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक्स। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार पढ़ते हैं। देखिए इस संयंत्र में ईंटों की बनी गुंबद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने हेतु मिश्रण टंकी में गोबर व जल का गाढ़ा घोल, जिसे स्लरी या कर्दम कहते हैं, बनाया जाता है, जहां से इसे संपाचित्र में डाल देते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं होती है, और ऑक्सीजन नहीं होती है वहां पर क्या होता है, अवायवीय बोला जाता है ना उसे। तो अवायवीय सूक्ष्म जीव इस स्लरी को जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं, और अपघटन प्रक्रम के पश्चात मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होती है, और जिसे संपाचित्र के ऊपर बने टंकी में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर टैंक बना दिया जाता है, टैंक में इकट्ठी कर लो, और बाद में जैसे LPG वगैरह गैस हम यूज़ करते हैं उसी टाइप से इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, और इसको जैसे शहरों में तो चलो ये पॉसिबल थोड़ा कम है कि पशु वगैरह कम रखते हैं, लेकिन गाँवों के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे अपना सकते हैं। एक तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देखो सिंपल सी बात है, मेहनत भी बचेगी। उपले वगैरह हैं उनको आप बनाओ, फिर उन्हें सुखाओ, फिर उनका यूज़ करो, तो उससे प्रदूषण भी होता है, तो थोड़ा हेक्टिक सा सिचुएशंस है। इसमें क्या होगा, सैलरी को डालते ही चलो, शुरू में इसको प्लांट को स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, वे चलो एक बार आपने डाल दिया तो 5-10 दिन बाद इसकी गैस बनेगी, फिर आप आगे से आगे डालते जाओ, इसमें गैस बढ़ती चली जाएगी। अपशिष्ट बच गया वो उर्वरक के रूप में इकट्ठा हो गया, उसे आप खेतों में डालते जाओ। तो ये एक बहुत ही अच्छा और उत्तम सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको बायोगैस संयंत्र। अब हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं। देखिए जैव गैस उत्तम ईंधन है, उत्तम ईंधन की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें 75% मेथेन गैस होती है जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। मेन काम क्या था, लकड़ी को जला रहे थे तो धुआं निकल रहा था, इसमें क्या है मीथेन गैस, तो धुआं नहीं निकला। जैसे हमारा LPG का सिलेंडर जलता है वैसे ये जलेगा, ज़्यादा धुआं वगैरह उत्पन्न इसमें नहीं होगा। और जैसे लकड़ी था, कोयला था, इनको हम जलाते हैं तो राख बनती है। देखिए इसमें राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता है, इसमें अपशिष्ट बचता है लेकिन वो अपशिष्ट किसके लिए यूज़ कर लिया जाता है, खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। अब राख है तो राख इतने अधिक यूज़ में नहीं आती है। इससे तो क्या होगा, सिर्फ देखिए उसमें से गैस निकलेगी, वो गैस इकट्ठी होएगी, बाकी तो क्या है, गोबर वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा जिससे हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी तापन क्षमता
उच्च होती है। ठीक है, जैसे एलपीजी हम सिलेंडर जलाते हैं तो उसमें काफ़ी अधिक हीट निकलती है, यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा ही हमें ज़्यादा हीट प्रदान करेगी। लकड़ी हम उतनी तुलना में जलाएंगे तो हमें मेहनत अधिक लगेगी, धुआं भी अधिक होगा और क्षमता भी उतनी अधिक नहीं होगी। उसकी तुलना में इनकी तापन क्षमता उच्च होती है। थर्ड, इसका उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, लाइट वगैरह जलाने में किया जा सकता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के तत्व हैं। अब जैसे हम खेतों में खाद डालते हैं, जैविक खाद जैसे गोबर डालते हैं, तो सेम ये गोबर ही वापस बच जाता है, सिर्फ इसमें से अपघटन होकर के गैसें वगैरह निकलती है। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। आपने सुना होगा जैसे डीएपी वगैरह डालते हैं, नाइट्रोजन खाद डालते हैं, तो वो इसमें ऑटोमेटिक ही होते हैं, तो हमें ये बाहर से डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक उत्तम खाद के रूप में भी यूज़ कर ली जाती है। नेक्स्ट लास्ट इसका लाभ है कि जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए, पशुधन तो पुरातन जमाने में भी था, आज के ज़माने में भी है और आने वाले समय में भी पशुधन तो रहेगा ही। तो ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, यानी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पशु खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और देखिए कि ये कुछ अपशिष्टों का भी निपटारा कर, जैसे फल सब्जियों के छिलके हैं वो बाहर कहीं फेंके जाते हैं तो वो सड़ गल जाते हैं, वातावरण ही प्रदूषित होता है, उसकी बजाय उसका खाद में यूज़ कर लो और गैस बनाने में यूज़ कर लो। तो ये एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो आज के टाइम में अभी बहुत ही कम लेवल पे जिसको बोलते हैं चल रहा है। अगर ये काफ़ी अधिक मात्रा में जैसे गांव वगैरह में अगर इसकी तरफ जैसे सरकारी मदद भी दी जाए, संयंत्र को स्थापित करने में कुछ सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता, तो ये काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको बायोगैस क्षेत्र और बायोमास और इसको अपनाने के क्या क्या लाभ है वो भी आपने अच्छे से सीख लिए हैं। नेक्स्ट हम एक और ऐसे स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं जो कि है पवन ऊर्जा। ठीक है, जैसे हवाएं चलती हैं और हवाओं की ऊर्जा को हम यूज़ किया जाए। सबसे पहले आप देखिए पवन कैसे चलती है कि सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। अब सूर्य है तो सूर्य की विकिरणें पूरी धरती पर एक साथ नहीं गिरती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होगी, तो वहाँ का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। वहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होने से दाब चेंज होगा और दाब चेंज होने के कारण क्या होती है, पवनें चलती हैं, जिसे हम बोलते हैं हवाएं चलती हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है। पवनों की जो गतिज ऊर्जा है, जैसे पवन चलेगी तो पवनों के समय उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी, उनमें गतिज ऊर्जा रहेगी और गतिज ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ते ही आए, जैसे हमने जल विद्युत संयंत्र पढ़े थे, उसमें क्या था, पानी की जो गतिज ऊर्जा थी उसका यूज़ किया जा रहा था। यहाँ किसका किया जा रहा है, हवाओं की जो गतिज ऊर्जा है उसका यूज़ किया जा रहा है। अब होता क्या है, देखिए पवन चक्की आपने देखी होगी, पवन चक्की इस प्रकार की होती है, इसमें बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं जो घूमती है और उसके अंदर डायनेमो सिस्टम लगा रहता है। और हमने पढ़ा था डायनेमो का रोटर ब्लेड घूमेगा, यांत्रिक कार्य करेगा और उससे क्या होगा, उससे हम विद्युत बना सकते हैं। सिंपल इसके दो यूज यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कि पवन चक्की द्वारा प्रचालित जल पंप में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग कुओं से जल खींचने में होता था। देखिए इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर रहता था। आज के टाइम में पवन ऊर्जा का यूज किया जा रहा है विद्युत उत्पादन में, कि पवन चक्की की घूर्णन गति का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। मैंने बताया था कि पवन चक्की है तो घूमेगी, उसमें डायनेमो जनरेटर लगा रहेगा, वो घूमेगा, उससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक पवन चक्की लगाते हैं तो वो उतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो क्या होता है कि इसका सिस्टम बड़ा होता है, इसमें कुछ ऊर्जा की हानि भी हो जाती है। दूसरी पवनें जो हैं उनकी कुछ लिमिट यानी स्पीड चाहिए होती है कि इतनी स्पीड होएगी, जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर पवन की स्पीड इतनी स्पीड से चलेगी तब वो एक अच्छे से विद्युत उत्पन्न कर पाएगी। उससे कम होती है तो एक पवन चक्की इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। उसकी तुलना में क्या किया जाता है, पवन चक्कियों की व्यवस्था की जाती है। देखिए राजस्थान में हर्ष पहाड़ है, उसका चित्र है, उसके ऊपर देखिए बहुत सारी पवन चक्कियाँ इस प्रकार से लगी हुई हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये एक पवन चक्की फार्म कहलाता है।
देखिए इसको कि एकल पवन चक्की का विद्युत उत्पादन बहुत कम होता है, जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं है। अतः विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि एक पवन चक्की से उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो बहुत सारी पवन चक्कियाँ वहाँ पर लगाई जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि विश्व में डेनमार्क जो है उसे पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पवनें बहुत चलती रहती है, मतलब नॉर्मली तेज हवाएं सी चलती रहती है, इसलिए वहाँ पर पवन चक्कियाँ बहुत अधिक हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ और भी ध्यान रखने वाली है कि भारत भी पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वें स्थान पर आता है। यानी हम अभी इस स्रोत के बारे में इतना अधिक घरेलू लाइफ में नहीं जान पाए हैं, लेकिन पूरे विश्व पटल में देखा जाए जो देश पवन का यूज़ करके विद्युत बनाते हैं उनमें इंडिया का 5वां मार्क आता है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट देखिए सबसे विशालतम पवन फार्म स्थापित किया गया है और ये 380 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। धीरे धीरे इसकी तरफ तो विद्युत विभाग आकर्षित हो रहा है कि ये एक अच्छा विकल्प है आज के टाइम में और प्रदूषित भी नहीं है। तो हम इसके लाभ जान लेते हैं। देखिए कि यह नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण हितैषी व दक्ष स्रोत है। अब देखिए हमने इसको पढ़ा तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती, इसमें तो कोई प्रदूषण हो ही नहीं रहा और ये काफ़ी अच्छा विकल्प है, क्योंकि देखिए पवनें तो चलती रहती हैं और चलती भी रहेंगी। सूर्य की विकिरणें हैं वो अलग अलग जगहों पे गिरती है, हवाएं चलती हैं, तो हवाएं तो नॉर्मल सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है, वो चलती रहेंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्रोत है और इसके लिए बार बार धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी आपने एक बार इस फॉर्म को स्थापित कर लिया तो उसके बाद में इसके मेंटेनेंस का खर्च रहेगा, लेकिन इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं। आप ऊंचे स्थानों पर से स्थापित कर दो, ये घूमती रहेंगी, डायनामो मोटर चलती रहेंगी और इससे हमें विद्युत मिलती रहेंगी। लेकिन इसकी कुछ हानियां हैं। देखिए कि टरबाइन चालन हेतु पवन चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। अतः पवन फार्म उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां वर्ष भर पवनें चलती हो। मैंने आपको बताया भी था कि इस स्पीड से कम होगी तो वो टरबाइन वहां पर चलेगा नहीं, तो ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जहाँ वर्ष भर पवनें चलती रहें। ठीक है, बाकी एरिया में तो स्थापित करने का कोई मतलब भी नहीं होगा कि वहाँ पवन ही नहीं चलेगी, तो ऐसे ही यहाँ पर इस पे पैसा क्यों लगाना, तो वही जगह लगाए जाएंगे जहाँ पर ये पवनें चलती हों। पवन ऊर्जा फार्म स्थापन हेतु विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें स्थापित करने की आरंभिक लागत अधिक होती है। यानी इन्हें जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, अब देखिए हमने बायोगैस क्षेत्र पढ़ा था तो एक सिस्टम बना दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक पवन चक्की से तो काम चलेगा नहीं, हमें काफ़ी पवन चक्कियाँ लगानी पड़ेगी, तो इसके विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है इन्हें स्थापित करने के लिए, इसलिए प्रारंभिक लागत अधिक आती है। तो इसको मतलब एक व्यक्ति स्थापित करने की बजाय इसको बड़े गवर्नमेंट लेवल पे या बड़े फर्म के रूप में इसको स्थापित किया जाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ कि जो खाली पड़ी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हर्ष पहाड़ है तो उसके ऊपर काफ़ी अधिक जगह है, तो वहाँ पर देखिए इस प्रकार की पवन चक्कियाँ लगा दी गई। ठीक है, ऐसे भूखंडों का यूज़ कर लेना चाहिए जिससे हमें अलग से स्पेशल ज़मीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए ऊंचा स्थान है तो पवनें वगैरह चलती रहती हैं, तो पवनों वगैरह की भी हमें आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। आरंभिक लागत जरूर अधिक हो सकती है। फिर एक देखिए कि पवन चक्की के पंखुड़ियों के रख रखाव हेतु उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है कि ठीक है, बार बार ज़्यादा इसमें धन खर्च नहीं करना पड़ेगा कि टूट गई गिर गई, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि आंधियाँ भी आती रहती हैं, तो इनकी जो ब्लेडें हैं इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो इनका थोड़ा सा मेंटेनेंस का खर्चा रहता है कि ये टूट जाए कर जाए तो इनको थोड़ा सा सही करना पड़े, तो इसके लिए हमें रख रखाव की आवश्यकता करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पवन ऊर्जा स्रोत। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा जैव मात्रा और पवन ऊर्जा स्रोत। देखिए जैव मात्रा से तो हमें कोई हानि नहीं है, लेकिन एक सिस्टम ये है कि ये थोड़े से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, सिटी के अंदर इतना अधिक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पवन ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा, तो ये दोनों काफ़ी अच्छी टेक्निक है और इन्हें काफ़ी अधिक बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।